हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं, मजे में हैं। और उम्मीद करता हूं कि पिछली क्लासेस में आपने जितना भी सीखा होगा अभी तक, देख के मेरे लेक्चर्स को आपको कॉन्फिडेंस आया होगा कि हाँ, ऑर्गेनिक इतनी मुश्किल भी नहीं है जितने की बताई जाती है। अगर प्रॉपर तरीके से पढ़ा जाए तो हम ऑर्गेनिक कर सकते हैं। तो पिछले कुछ लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कस किया मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। उसके अलावा केमिकल रिएक्शंस हमने स्टार्ट की हुई हैं, जिसके अंदर हम एक केमिकल प्रॉपर्टी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी वो हम स्टार्ट कर चुके हैं, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सेकंड भी हमने स्टार्ट की हुई, दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। जो बच्चे आज इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज पहले वाली वीडियो जाके देखें, टॉपिक को समझ के आए, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे बता रखे हैं मैंने स्टार्टिंग में ही जो शायद यहाँ पर यूज होंगे और आपको शायद ना पता हो। तो वीडियो देखने का मजा आपको नहीं आएगा, पढ़ने का मजा नहीं आएगा। ऑर्गेनिक भैया कहोगे नहीं मुश्किल ही है, ऑर्गेनिक तो मुश्किल नहीं है। अगर आपको अपना वहम दूर करना है ऑर्गेनिक मुश्किल का, तो उससे पहले पिछली वीडियो देखिए, फिर यहाँ आइए, फिर कहिएगा मुश्किल है कि नहीं है। ठीक है पांडे जी, चलिए फिर आज की कक्षा शुरू करते हैं। और आज की कक्षा में हम क्या पढ़ेंगे? आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे बेसिकली मैकेनिज्म। किस बात की मैकेनिज्म? जो पीछे पढ़ रहे थे, लास्ट में कौन सी पढ़ी थी? लास्ट में पढ़ी थी E2 मैकेनिज्म, एलिमिनेशन रिएक्शन की। और अब हम पढ़ेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द पहले दूसरी वाली मैकेनिज्म, दैट इज E1 मैकेनिज्म। E1 मैकेनिज्म बिल्कुल E1 चीज है भाई, E1 बिल्कुल E1, ठीक है, E1 चीज है। E1 मैकेनिज्म के बारे में आज डिस्कस करना है हमें। बड़ी आसान सी, बड़ी ही इजी है। इजी मतलब आसान नहीं होता है, एक ही बात है। अच्छा, इसके अलावा समझनी भी आसान है। जिस बच्चे ने SN1 SN2 पढ़ा हुआ है उसके लिए E1 E2 समझना कोई मुश्किल चीज नहीं है। जिस बच्चे ने SN1 SN2 को ही नहीं समझा और सीधा इस पर आ रहा है तो भैया जी वो मूर्ख है। तो उसको अगर मूर्ख साबित होना है तो बेशक पढ़ ले, लेकिन उसको मूर्ख साबित नहीं होना है तो पिछली वीडियो देख ले, समझ ले अच्छे से, फिर यहाँ पर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम ही लगेगा थोड़ा सा, लेकिन चीज तो सीख जाओगे। अच्छा चलिए, तो आज हम बात करेंगे E1 मैकेनिज्म के बारे में। जैसे मैंने आपसे पिछले लेक्चर्स में कहा था कि जो E2 मैकेनिज्म है वो SN2 जैसी लगती है हमें, सेम इसी तरीके से जो E1 मैकेनिज्म है हमारी वो हमें SN1 जैसी लगती है। बट फिर वही बात है कि सिचुएशंस कुछ बदल जाती हैं और फिर वहां हम देखते हैं कि ये हमें एलिमिनेशन करवाना है कि सब्स्टिट्यूशन करवाना है। ठीक है, यहां तक तो बात कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो करें स्टार्ट इसको लेके प्रभु का नाम। ठीक है, चलिए जी। तो हे प्रभु कहिए, हे प्रभु, हे प्रभु, हम जो आज पढ़ रहे हैं वो हमें अच्छे समझ में आ जाए, है ना? ये तो प्रार्थना करोगे। चलिए जी, तो इसको स्टार्ट करें। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात तो उसका मतलब समझ में आना चाहिए हमें। E1 का E का मतलब क्या था, वही दोबारा से सेम बातें सारी वही रिपीट होंगी। जिस बच्चे ने E2 को समझ लिया उसके लिए E1 को समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। और जिस बच्चे ने SN1 SN2 समझ लिया उसके लिए E2 E1 को समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। वन का मतलब तो पता ही होगा सर, वन मैंने एक नहीं बेटा, वन मैंने यूनिमोलिकुलर। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मैथ थोड़ी पढ़ रहे हैं। ठीक है, वन मीन्स यूनिमोलिकुलर। तो ऐसी एलिमिनेशन रिएक्शन जिसकी मोलिकुलरिटी एक हो, वन हो, उसको हम क्या कहेंगे? E1 मैकेनिज्म को फॉलो करने वाली रिएक्शंस कहेंगे। बिल्कुल सही बात है। अब बात फिर वही SN1 की तरह आती है। ये जो प्रोसेस होती है इट इन्वॉल्व्स, या एलिमिनेशन टेक प्लेस, बल्कि लिखना चाहिए हमें कि एलिमिनेशन टेक प्लेस इन कितने स्टेप? सर 2 स्टेप। बिल्कुल सही बात है। अगर E2 हमारी एक स्टेप में होती है तो E1 पक्का 2 स्टेप में ही होती होगी। सही बात है। कहेंगे सर जल्दी से स्टेप बता दो। कोई बात नहीं, बता देते हैं। देखिए पहला स्टेप क्या होगा? स्टेप नंबर 1 क्या होना चाहिए? स्टेप नंबर 1 क्या होना चाहिए सर? पहले स्टेप में लिविंग ग्रुप जो है वो एलिमिनेट होकर जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। एलिमिनेशन ऑफ लिविंग ग्रुप होगा। ये बात मैं क्यों लिख रहा हूं, कोई रीजन है भैया जी? इस बात को ध्यान से सुनिएगा कि E1 मैकेनिज्म में पहले लिविंग ग्रुप जा रहा है। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास एग्जांपल है, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। कहेंगे इतना बेसुरा कैसे गाते हो आप? बेटा जी क्या करें, जैसी भगवान ने आवाज दी है वैसा हम गा लेते हैं। काश हमारी आवाज भी अच्छी होती तो हम भी अच्छा गा लेते।
ये है हमारे पास, मान लीजिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बेसिकली एलिमिनेट करना है किसको, इसको। यही तो है भैया जी नाश की जड़। ठीक है ना, इसको दोहराना है। तो मैंने SN1 के टाइम पर आपको बताया था कि किसी का जाना वही तो सबसे स्लो है, अपने घर को छोड़ के जाना बहुत मुश्किल काम है पांडे जी। तो यहां भी यही होता है, ये स्टेप बहुत स्लो है। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेके चल पड़ता है कि हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए। तो पहले स्टेप में क्या होगा, पहला नशा पहला खुमार, ये ना देखिए, यहां से C चला गया इलेक्ट्रॉन लेकर, तो कार्बन पर छोड़ गया चार्ज, कर्जा छोड़ गया, कर्जा। अपना पैसा भी ले गया, कार्बन का भी ले गया, तो कार्बन पे क्या छोड़ गया, कर्जा। ये H और ये CH3 इसको क्या कहेंगे सर, इसको हम कार्बोकैटायन कहेंगे। बिल्कुल सही बात, क्योंकि स्टेप ये वाला स्लो है, तो पूरे रिएक्शन की जो स्पीड है एलिमिनेशन की, वो किस पर डिपेंड कर गई, इस पहले स्टेप पर ही डिपेंड कर गई। इसका मतलब कि जो पहला स्टेप है वही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। इसका मतलब, मैं सारे पॉइंट लिख रहा हूं, इसका मतलब यहीं से समझिएगा। देखिए स्टेप को समझिए, रट्टा मत मारिए, हर चीज को समझिए आराम से, टिकाई से, प्यार से, धीरे धीरे समझिए, समझिए इसको। तो यहां से अगर मैं काइनेटिक्स लिखता हूं तो क्या बननी चाहिए, R इज इक्वल टू के। और इस मैकेनिज्म में, इस रिएक्शन में हमें सिर्फ क्या दिख रहा है, एल्काइल हैलाइड बेस तो नहीं दिख रहा। दैट मीन्स कि यहां हम क्या लिखेंगे, एल्काइल हैलाइड लिखेंगे, पावर 1। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिमोलिकुलर। दैट मीन्स 1 मोलिक्यूल इन्वॉल्व है। बात समझ में आई, क्योंकि पावर 1 है, कंसंट्रेशन 1 है, दैट मीन्स इट फॉलो, वाओ, इट फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। काइनेटिक्स, ये सेकंड पॉइंट बन गया कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर। और भी बहुत से पॉइंट बताऊंगा, और क्या लिखोगे इसके अंदर, इंटरमीडिएट बनता है ना, ये बन रहा कौन सा, कार्बोकैटायन। देखो एक ही स्टेप में, अभी दूसरे पे आया भी नहीं, पहले में मैं इतने पॉइंट बता गया। क्यों, क्योंकि समझना है, रट्टा नहीं मारना है। जो रट्टा मारना को पहले सारे स्टेप लिख लेगा, फिर उसके देख देगा रट्टा मारेगा पॉइंट्स को, ऐसे होना चाहिए, इसमें ऐसे होता है, इसमें वो लिखवा देता है ना, SN1 में ऐसे होता है, इसमें याद कर लो, ये याद कर लो। क्यों कर ले भाई याद, क्यों कर ले याद, जब समझना है हमारे पास, समझने के लिए हमारे पास सब चीजें हैं, तो हम क्यों कर ले याद, हम समझ के करेंगे, हमें याद भी जल्दी रहेंगे, है ना। तो इट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन, ओ हो किसकी, इंटरमीडिएट की। और इंटरमीडिएट भी कौन है, कौन है इंटरमीडिएट, देखो, अरे स्पेलिंग गलत हो गई क्या, इंटरमीडिएट क्या करें, स्पेलिंग गलत है क्या, कौन है वो है कार्बो कैटायन। ठीक है, तो इस स्टेप से हमें ये पॉइंट भी समझ में आ गया, है ना। देखिए मैं ये कोई रेल नहीं बना रहा हूं, मैं हर पॉइंट को प्यार से धीरे धीरे जो दिख रहा है आपको वही समझा रहा हूं, वही हमें सारे पॉइंट समझने हैं। ऐसे रखोगे याद तो ऑर्गेनिक मुश्किल कभी भी नहीं लगेगी, कभी भी। लेकिन अगर रट्टा मारोगे कि भाई E1 के बारे में क्या क्या पढ़ना है, उसके सारे पॉइंट लिख लो, कॉपी भरा जाओ लिख लिख के, रट्टा मार के, रट्टा मार भूल जाओगे, फिर फायदा क्या है, नहीं ना। तो ऐसे समझिए। चलिए और सुनाता हूं आपको। अभी तो बातें शुरू हुई है हमारी, है ना सब, है ना, सही कहा होगा मैंने, अभी तो बातें शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो 4 भी नहीं बजे पार्टी के, है ना, 4 बज गए, पार्टी अभी बाकी नहीं है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, वो तो बाद में कहेंगे। और सुनिए भैया जी क्या कह रहे हैं हम, देखिए क्योंकि कार्बोकैटायन बन रहा है, और जब भी कार्बोकैटायन बनता है ना, तो प्रोबेबिलिटी होती है, चांसेस होती है कि फॉर्मेशन ऑफ किसकी चांस होते हैं, रीअरेंज्ड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के चांस होते हैं, मे टेक प्लेस। कहेंगे सर इसमें होती है, तो बताना जरा, इसमें हो सकती है, इसमें हो सकती है बेटा जी, ओ बेटा जी, ओ बेटा जी, बताओ जी, हो सकती है क्या। देखिए कैसे, ये कौन सा कार्बोटाइन है, सेकेंडरी। अगर किसी तरीके से, या तो देखो प्राइमरी में जाने का तो फायदा है नहीं, टर्शरी में अगर जा सकता है, टर्शरी में जा सकता है, तो शायद हमारे पास कुछ नया हमें मिल जाए। अब टर्शरी में देखे अगर जाना हो तो क्या होना पड़ेगा, देखो अगर मैं इसको यहां ले आऊं, मिथाइल को ले आऊं, चलो देखो शिफ्ट कई तरह के होते हैं, सबसे पहले हाइड्रोजन स्टार्ट करते हैं।
अगर मैं इस हाइड्रोजन को यहां ले आऊं तो ये तो खत्म हो गया, यहां चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव, और अगर अब यहां पर पॉजिटिव आ गया तो ये दूसरा बनेगा ना, बनेगा। कंफ्यूज मत होइएगा, कंफ्यूज मत होइएगा यहां पर, क्योंकि यहां पर पॉसिबिलिटी ऐसी है कि बन सकता है। तो अगर मैं इसको रीअरेंज करता हूं, आपको वो खुद देखना पड़ेगा अपने आइडिया से, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस चीज की, देखिए कि क्या शिफ्ट करने से कुछ नया कार्बोकेटाइन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, मोल स्टेबल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यहां पर तो ओए होए होए ऐसा चांसेस बन रहे हैं कि अगर मैं इस H को यहां भेज दूं, इसे एग्जांपल उठा रहा हूं मैं, कि अगर मैं इस H को यहां लिख लेते हैं, लिख लेते हैं, लिख ही लेते हैं, लिखने से ही आएगी ऑर्गेनिक, हमें जितना लिखेंगे उतना सीखेंगे, ये नारा है हमारा ऑर्गेनिक का। ठीक है, तो मैं इस हाइड्राइड को यहां भेज देता हूं, तो जैसे यहां जाएगा तो अब पांडे जी ये हो गया CH3, ये CH3, यहां आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये इसके साथ H आ गया, एक H पहले से था और एक ये CH3, वाओ व्हाट अ सीन, है ना, ये हो गया ना। तो यही मैंने आपसे कहा कि फॉर्मेशन ऑफ फ्री एजेंट प्रोडक्ट भी हो सकती है इस केस में, वो आपको ध्यान रखना है। बाय चांस मैंने एग्जांपल ऐसा लिया है जहां पर आपको रीअरेंजमेंट भी दिख गई पहले स्टेप में, ठीक है, तो मैं दोनों से प्रोडक्ट बना के दिखाऊंगा। अगर रीअरेंजमेंट ना होती तो नॉर्मल सी बात है, कैसे बनता, स्टेप क्या होता सेकंड, और सेकंड स्टेप तो सेम रहेगा, सेकंड स्टेप सेम रहेगा, चाहे वो रीअरेंज का हो चाहे वो नॉर्मल का हो, उसमें कंफ्यूज मत होगा कि सर हाँ सेकंड स्टेप में कुछ बदलाव आया क्या, सेकंड स्टेप में बदलाव नहीं आएगा। सेकंड स्टेप तो वही बात है कि मैं हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन शिफ्ट करना है, इस केस में बीटा हाइड्रोजन कौन सा था, ये वाला ही था। अगर मैं शिफ्टिंग ना करता तो बीटा हाइड्रोजन कौन सा था, ये वाला था, इसको शिफ्ट करता, मतलब इसको एलिमिनेट करता, और इस केस में अब बीटा हाइड्रोजन कौन से बन गए, ये बन गए, तो इनको एलिमिनेट कर लूंगा, उसी से प्रोडक्ट डिफरेंट आएगा, है ना। तो सेकंड स्टेप तो वही है कि एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन करना है हमें बेस की प्रेजेंस में, बस वो आपको देखना है कि बीटा हाइड्रोजन कौन बन गया है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, यहां तो बाय चांस ऐसा आपका एग्जांपल बन गया कि शिफ्टिंग करने से हमें एक नया कार्बोकेटाइन बन सकता है जो ज्यादा स्टेबल है इससे, है ना। कार्बोकेटाइन तो ये पढ़े ना, टर्शियरी आर मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, तो बेटा जी वही तो चल रहा है। कंफ्यूज मत होइए, समझिए चीजों को, प्रैक्टिस कीजिए, डरिए मत देख के, अरे ये क्या हो गया सर, ये तो कभी सोचा ही था हमने, ऐसा भी हो सकता है, हो सब सकता है, पॉसिबिलिटी सब है, ठीक है। चलिए जी, तो अब क्या करें, ये समझ में आ गया आपको, रीअरेंजमेंट करनी आई, कैसे रीअरेंजमेंट करी है मैंने। अगर H ना हो तो कई बार CH3 से हो जाता है, बाई चांस में हमारा H से ही हो गया, काम चल गया हमारा, है ना। चलिए जी, तो इसको साफ करते हैं इस वाले स्टेप को, और बाकी आपको समझाते हैं। बाकी तो अब रहा ही कुछ नहीं, है ना, कि रह गया, सर आप ही बताओगे रहा कि नहीं रहा। बिल्कुल पांडे जी, हम ही बताएंगे, और कौन बताएगा, लेकिन उसके लिए इसको साफ तो करना पड़ेगा ना, है ना, है ना। एग्जाम आपके पास आ गए हैं, जो सुनने में खबर आई है गुप्त सूत्रों से, वो यही आई है कि पेपर होंगे, अवश्य होंगे, ऑब्जेक्टिव पैटर्न में कह रहे हैं लेने की, और 1.5 आवर के होंगे, बट अभी कोई श्योरिटी नहीं है, 1 जून के आसपास अभी डेट शीट बोल रहे हैं आने की, तो हो सकता है कि 1 जून के आसपास आपकी डेट शीट आ जाए, ठीक है। अच्छा जी, चलिए, ये तो है रीअरेंजमेंट कार्बोकेटाइन, और एक इससे हमारे पास पहले कौन सा था, हमारे पास इससे पहले कौन सा था, ये वाला था, है ना। इससे अगर प्रोडक्ट बनाते, मैं दोनों से बना देता हूं, सेकंड स्टेप इन्वॉल्व कर रहे हैं, अब सेकंड स्टेप लिख रहे हैं हम, सेकंड स्टेप है ना, सेकंड स्टेप बताएंगे बेटा जी आपको, टेंशन मत लीजिए, आप प्यार से पढ़िए आराम से फ्री होके, ऑर्गेनिक ऐसे पढ़ा देंगे आपको कि आपको डर खत्म हो जाएगा, बिल्कुल डराता नहीं हूं मैं, बिल्कुल कभी कभी भी बच्चों को मैं सब्जेक्ट के बारे में डराता नहीं हूं कि बेटा ये मुश्किल है, ये आपको मुश्किल समझ में आएगा, ध्यान से पढ़िए, नहीं, सब सब्जेक्ट इजी हैं, अगर आपको इजी सबसे पढ़ना है तो इजी पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट मुश्किल है, कोई भी टॉपिक मुश्किल नहीं होता है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की, थोड़ा सा टाइम देने की, कंसंट्रेशन देने की जरूरत होती है, ठीक है। मजे लेके पढ़िए, मैं मजे लेके पढ़ा रहा हूँ, देखिए मैं कौन सीरियस पे पढ़ा रहा हूँ कि बेटा जी देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इस को यहाँ लेके आएंगे तो ये बन जाए, मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ, नहीं पढ़ा रहा ना, मैं बिल्कुल मस्ती में पढ़ा रहा हूँ ना, क्योंकि मैं सीरियस हुई नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भैया जी, आराम से पढ़िए, ठीक है। अच्छा देखिए यहां से क्या होगा, एलिमिनेशन ऑफ H पॉजिटिव, H पॉजिटिव को लिखने की जरूरत नहीं, हम ऐसे लिख सकते हैं खाली, एलिमिनेशन ऑफ H, हालांकि ज्यादा तो H पॉजिटिव ही है। अच्छा जी, अगर यहां से बनता तो, यहां से बनता तो मैं इसको यहां से कर देता हूं बॉर्डर क्रॉस करके, और एक यहां से ये बनने वाला था, है ना। तो अगर रीअरेंजमेंट ना होती तो यहां से बनाते, होती तो यहां से बनाते, तो यहां से क्या होगी, जो बेस होगा हमारे पास, वो बेस क्या करेगा, वो बेस हमारा H को एलिमिनेट करवा लेगा, बीटा को। अब इस केस में बीटा कौन सा है, ये वाला है बेचारा,
ये वाला है ना, तो उसको अगर इसको एलिमिनेट करता है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन गए यहां तो डबल बॉन्ड आ गया, इसको बेस ले जाएगा, बेस नहीं लिख रहा हूं मैं, ठीक है, मैं बता रहा हूं बेस होता है कोई ना कोई, ये लोग लिख लेते हैं भाई, कहीं बच्चे कुछ बच्चे कहते हैं अरे सर रहने दो, क्यों लिखा आपने, लिखा पड़ता है भाई, ये बेस है, ठीक है। अच्छा बेस यहां से इसको क्या कर रहा है, अब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, ओके चलिए, तो ये आपका यहां से सी हो गया, यहां इसके क्या लगा हुआ है, एक CH3 लगा हुआ है और एक H लगा हुआ है, तो अगर रीअरेंज ना करते तो प्रोडक्ट ये बनता, इसका नाम क्या है, नाम बताइए इसका, 1 2 3 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो 2 इन, ब्यूट 2 इन, और सेकंड कार्बन पर ही यहीं से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4, तो सेकंड पे लगा हुआ मिथाइल तो 2 मिथाइल, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन बन गया, है ना। अच्छा जी, और अगर यहां से बनाए तो ये गलियां, ये गलियां, ये चुबारा, यहां आना ना दोबारा, वरना कुत्ते पाड़ लेंगे आपको, है ना। अच्छा चलिए, ये यहां से आ गया, तो ये हो गया डबल बॉन्ड, फिर यहां सी, ओ माई गॉड क्या कुछ फर्क आया, कहेंगे सर आप तो मजाक कर गए अच्छे वाला, अरे बेटा जी हमने तो सीखा ही यही है, अब जरा मुझे इसकी नेमिंग बता दो क्या होगी, बता दो बता दो बता दो, कहेंगे सर ये तो आप मजाक कर गए, बेटा जी यही तो सारा खेल था घुमाने का, देखिए 1 नहीं, यहां से नहीं, यहां से करते हैं 1 2 3 4, 2 पे, 2 पे लगा हुआ है मिथाइल, ओए 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 ओए, ब्यूट, ओए 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 ओए, 2 इन, जादू कर दिया ना, जादू कर दिया ना, जादू, इसे कहते हैं मैजिक, ये है मैजिक, देखा, दैट मीन्स कि रीअरेंज करने का यहां पर हमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ, तो कोई जरूरी नहीं है कि रीअरेंज करने के बाद आपको बेनिफिट ही हो, मुझे यही समझानी थी बात, कुछ बच्चों के दिमाग में भेजे में घुसी हुई है बात ये वाली, कि रीअरेंजमेंट कर लेते हैं शायद प्रोडक्ट अलग बने, 4 ऑप्शन देखेंगे, पहले देखेंगे हाँ और रीअरेंजमेंट हो रही है इसमें, तो बस रीअरेंजमेंट देखते ही जो पहले प्रोडक्ट लिख रखा होगा उस पर मारेंगे काटा, दूसरे वाले पर कर देंगे टिक, नहीं, देखिए ध्यान से, पहले प्रोडक्ट बनाइए पूरा, फिर आप आंसर को टिक कीजिए, मुझे यही चीज निकाली दिमाग से, बहुत से बच्चों के दिमाग में बात बैठी हुई है कि अगर रीअरेंजमेंट होगी ना तो प्रोडक्ट पक्का अलग मिलेगा, यहां तो नहीं मिला पांडे जी, कर दी या नहीं कर दी, आंसर तो वही मिल रहा है, इसीलिए सोच समझ के लिखा था मैंने, क्लियर हुई बात, तो प्रोडक्ट तो सेम, हाँ हो सकते हैं, मैंने देखो रीअरेंजमेंट तो पॉसिबल है ना, रीअरेंजमेंट तो पॉसिबल है ना, पहली बात तो, दूसरी बात यहां मैंने एग्जांपल आपको ऐसा दिया जहां प्रोडक्ट सेम आ गया, लेकिन अब मैं आपको एग्जांपल ऐसा भी दूंगा जहां प्रोडक्ट अलग आएगा, टेंशन ना लीजिए, अभी हम जिंदा हैं, ठीक है, ये समझ में आया, स्टेप समझ में आया, सेकंड वाला क्लियर हुआ यहां तक, चलिए जी, तो अभी मैं इसका ग्राफिकली भी इसको बता देता हूं काइनेटिक्स को समझने के लिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो, पेपर में आ जाता है कई बार ऑप्शनल में कि कहां क्या करना है, ठीक है, चलिए जी, तो साफ कर लेते हैं, कहेंगे सर ये तो आप बड़े वाला मजाक कर गए हमारे साथ, क्या सा लगा मेरा मजाक, बढ़िया लगा ना, यही तो ऑर्गेनिक का जादू है, सर चढ़ के बोलेगा, ये ऑर्गेनिक का जादू है, सर चढ़ के बोलेगा, जब बोलता है ना तो सर चढ़ के बोलता है, समझे पांडे जी, सुनिए अब सुनिए, देखिए इसका ग्राफ अगर आपको समझना हो, हमने E2 के लिए बनाया था, वैसे ही हम E1 के लिए बनाएंगे, ये हमारा ग्राफ होगा कुछ ऐसा प्यारा प्यारा सा, इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस यानी एब्सिसा, एंड दैट इज वाई एक्सिस दैट इज कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट बेटा जी ऑर्डिनेट, सुनिए, ये मान लीजिए हमारा कोई रिएक्टेंट था, यहां पर उसकी एनर्जी इतनी थी, थोड़े से ऊपर ले लेते हैं, यहां थी, तो पहला स्टेप स्लो था, तो काइनेटिक्स में मैंने चीज बच्चों को बताता हूं कि बेटा अगर स्टेप स्लो है ना तो ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने मतलब टाइम लग रहा है, यानी पहाड़ बहुत ऊंचा है, तो पहाड़ अगर ऊंचा है ना तो चढ़ाई में टाइम तो लगेगा, यहां पहुंचने के बाद वो कहां आया, एक और स्टेट में आया, दैट इज कार्बोकेटाइन, दूसरे वाला पहाड़ जो है वहां तक पहुंचना आसान है, इससे तो कम वाला ही होगा, ये ट्रांजिशन स्टेट 1 और ये दूसरे वाली से थोड़ी सी नीचे रहेगी, क्योंकि यहां जल्दी पहुंच जाएंगे हम, तभी तो प्रोडक्ट बनेगा जल्दी से, सेकंड स्टेप तो फास्ट है ना, फर्स्ट ही स्लो है, तो ये वाला तो फर्स्ट स्टेप इंडिकेट करता है, तो ये आप पहुंच गए यहां पे पांडे जी, इक्वल तो नहीं हो गया, इक्वल तो कोई जरूरी नहीं है, हो भी जाता कई बार, इसको जरूरी नहीं है कि इक्वल ना हो सकता, बट फिर भी अब लो ही लेना चाहिए हमें समझने के लिए, दैट इज ट्रांजिशन स्टेट सेकंड, एंड यहां पर क्या हो रहा है, कार्बोकेटाइन बन रहा है, काइनेटिक्स में पढ़ाया था
मैंने ही पढ़ाया था आप लोगों को, सुन के आइएगा वहां पे कि 2 स्टेप रिएक्शन में ग्राफ ऐसा आता है। वो डिपेंड करता है कि स्टेप कौन सा स्लो है कौन सा फास्ट है। अगर पहले वाला स्लो है तो पहले वाली ऊंची होगी, दूसरे वाली नीची हो जाएगी। दूसरे वाला फास्ट है तो ये वाली ऊंची हो जाएगी, ये वाली नीची हो जाएगी। ऐसे याद कर लीजिए, बस सिंपल सी बातें हैं। ठीक है, तो ये उसका ग्राफ हो गया E1 को रिप्रेजेंट करने वाला। SN1 का भी देखो ऐसा ही आया था, वहां भी तो कार्बोडाइन बनता है, वहां भी ऐसे ही आया था, है ना। तो बहुत सी बातें ऐसी जो कॉमन है दोनों में, बट कहीं ना कहीं जाके वो डिफरेंस फिर आ ही जाता है। चलिए इसको साफ कर दूं। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था एक वीडियो में बेटा कि मुझे कोई तरीका बताओ कि मुझे इसे साफ ना करना पड़े। कोई बताता ही नहीं, कोई सोचता ही नहीं मेरे बारे में। यार क्यों नहीं सोचता कोई? कोई तो हो सोचने वाला हमारे लिए भी कि सर हम हैं ना आपके लिए। कोई कहता ही नहीं है बात, क्यों नहीं कहते भाई? देखिए भाई आगे देखिए, गर्मी हो गई है ज्यादा, लेकिन हम पढ़ेंगे क्योंकि हमारा काम है पढ़ना। अच्छा चलिए जी, एक पॉइंट और। हाँ मुझे, हाँ वो रीअरेंजमेंट वाला आपको एग्जांपल देना था ना, किसका सर उसमें बताइए ना हमें थोड़ा सा। अब आपने ऐसा मन में हमारे जगा दिया है ना प्यार कि अब हमें कुछ और दिखता ही नहीं है। देखिए भैया जी, टेंशन मत लीजिए, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का। बबुआ ओ बबुआ, अभी हम हैं पांडे जी। कहीं सर ये रिंग कहाँ से उठा लाए? भैया मैं कहीं से नहीं उठा के लाया, आपने आप ही आइए दुनिया में, हमने कुछ नहीं किया इसके साथ, हमारे ऊपर दोष मत दीजिए आप। ये है देखिए, अब यहां से आपको क्या करना है, एलिमिनेशन करना है। ठीक है, वही बात है, पहला स्टेप तो क्या होगा, पहले स्टेप में तो ये जो हमारा बी आर भैया है, इस बी आर भैया को हम कहेंगे बेटा जी चलो निकलो यहां से, भागो। तो पहले स्टेप में क्या होगा, पहला स्टेप है बहुत ही आसान, बहुत ही धीमा धीमा, धीमे 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 धीमे। क्या गाना बनाएगा है ना, धीमे 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 धीमे। वाह, ये बनेगा। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों को, सिंपल सी बात है। यहां से बी आर जाएगा तो यहाँ कार्बोकेटाइन बन जाएगा, यही तो सीखना था, है ना। अब बात आती है घुमा फिरा कर, अरे ओ सांभा, अब देखना जरा हमारा कमाल। देखिए अब यहां से 2 पॉसिबिलिटी है बेटा जी, ये जो कार्बोकेटाइन बन रहा है ये सेकेंडरी बन रहा है, दिख ही रहा है मैं साफ साफ, है ना। और अगर मैं इसका प्रोडक्ट बनाता हूं तो इसका प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, इसका प्रोडक्ट तो कुछ कुछ ऐसा। ओए होए होए होए, एक मिनट, क्या हमारे पास यहां बीटा कार्बन है? बिल्कुल है, यहां नहीं है ना, यहां तो है ना, यहां नहीं है, यहां तो है ना, है ना, है ना। ये क्या बनाएगा, CH2, ये बनेगा प्रोडक्ट। इसकी नेमिंग मुझे कमेंट में बताइएगा, आपको आती है कि नहीं आती है, मान जाएंगे हम आपको अगर आपने मुझे इसकी कमेंट में नेमिंग बता दी तो। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे इसकी नेमिंग मुझे बताएंगे कमेंट में। इसको हम नाम रख देते हैं, इसका क्या नाम रखें, इसका हमें इसका आयुपेशन नेम चाहिए ना, इसका कॉमन नेम तो कॉमन लैंग्वेज में कुछ भी हो सकता है ना, तो इसका नेम हम इसका नाम जो है ना क्या रख लें, रोहित शर्मा रख लेते हैं, नहीं चीकू रख लेते हैं, चीकू, चीकू सबको पसंद है चीकू। तो इस चीकू का ना आपको कमेंट में IUPAC नेम बताना है मुझे। ठीक है, ये तब बना है जब रीअरेंजमेंट नहीं है, लेकिन 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 जग्गा जासूस बहुत तेज है, उसको ये दिख गया कि अगर मैं इस मिथाइल को ना, मार्कर हम ब्लैक यूज करते हैं, कि अगर मैं इस मिथाइल को ना यहां भेज दूं तो तब जो बनता है ना वो ना, आहा ओहो ये पॉजिटिव यहाँ CH3, यहाँ H, यहाँ CH3 और यहाँ CH3 बन जाता है। यहां तक बात समझ में आई बेटा जी? अब ध्यान से देखिए, मुझे बताइए ये कौन सा कार्बोकेटाइन है, ये आपका टर्शरी है ना। क्यों कहेंगे सर बताओ, ये देखो यहाँ से 1 कार्बन, यहाँ से 2 कार्बन और एक यहाँ भी तो है 3 कार्बन, तो इट इज टर्शरी कार्बोकेटाइन एंड टर्शरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी। तो यहां से अब प्रोडक्ट क्या बनेगा पांडे जी बताइए हमें, अगर यहां से प्रोडक्ट आपसे पूछा जाए, पूछ ही लिया जाता है, तो भैया जी डरने की जरूरत बिल्कुल भी ओहो नहीं है। ये देखिए यहाँ C, बीटा हाइड्रोजन ये वाला निकल गया बाहर, तो ये रह गया यहाँ पर CH3, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ C, यहाँ CH3, यहाँ भी CH3। तो क्या प्रोडक्ट सेम है, क्या प्रोडक्ट सेम है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ प्रोडक्ट अलग है,
यहाँ प्रोडक्ट आपको साफ दिख रहा है कि अलग है। यहाँ डबल बॉन्ड के साथ इसका 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 CH3 लगे हुए हैं, इसके साथ एक HBB है, इसके साथ ये पूरा ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मुझे इसका भी आपको IUPAC नेम बताना है कमेंट में। हम इसका भी कॉमन नेम रख लेते हैं, कुछ ना कुछ कॉमन नेम क्या रखें इसका, इसका हम कॉमन नेम रख लेते हैं T2 रहते T2। इस T2 का नाम आपको बताना है IUPAC in the comment section. Please comment me about the name of this compound if you watch the video. Okay, चलिए तो अरेंजमेंट करनी आ गई, समझ में आया कैसे देखना है प्रोडक्ट। हमें डिपेंड करता है ऑप्शन में आप अपना आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो देखिए। अगर आपका प्रोडक्ट नहीं बन रहा है दैट मींस कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कहीं घुमाना पड़ेगा आपको, पहिया चक्कर घुमाना पड़ेगा, तभी तो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, चलिए जी तो साफ कर लें। अभी तो हमें और पढ़ना है वन के बारे में, अभी तो मैंने आपको मैकेनिज्म समझाई है भैया जी, बस बेसिक सी। चलिए जी फिर को साफ कर लेते हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बस मुझे इतना बता दीजिए। समझ में आए तो लाइक ठोक दीजिए, समझ में ना आए तो भी ठोक दीजिए, क्या जाता है आपका, है ना। लेकिन मुझे ख्याल से आ गया होगा समझ में। इतना बुरा भी नहीं पढ़ाता हूं मैं, शायद नहीं पढ़ाता हूं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ाता। तूफान आए हुए हैं भाई दुनिया के अंदर नहीं, देश के अंदर। अपने भारत देश में पहले ताउते आ गया था, अब ये यास तूफान आ गया। इन तूफानों का क्या करें, कोरोना कम था क्या जो तूफान भी आ गए। अब देश में बिल्कुल हमारे पीछे पड़ गए सारा, लगता है सब चीजें हाथ धो के पीछे पड़ गई हमारे तो, है ना। वो मुझे एक शेर याद आ गया, कहेंगे सर आज का शेर, बिल्कुल 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 इसी बात पर मुझे एक शेर याद आ गया। तूफान का नाम है तो शेर याद आ गया। शेर कुछ इस तरह है, अर्ज किया है कि सहमी हुई है झोपड़ी, सहमी हुई है झोपड़ी बारिशों के तूफान से, है ना। कुछ ऐसा ही था ना, मुझे याद नहीं है कुछ, मतलब लाइन मुझे कुछ ऐसी याद आ रही है। दोबारा से ट्राई करते हैं कि सहमी हुई है झोपड़ी बारिशों के खौफ से। हाँ बिल्कुल यही बात है कि सहमी हुई है झोपड़ी बारिशों के खौफ से, महलों की आरजू है बारिश तेज हो। ओए हो, थैंक यू। चलिए आ जाता है शेर कभी कभी याद। आज चलिए और क्या बताना था आपको मैंने, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया कि नहीं आया, अच्छे से आया। चलिए जी अब बात करते हैं कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव एल्काइल हैलाइड कौन होगा। और जो ऑर्डर लिखवा रहा हूं ना पांडे जी, ये ऑर्डर ना लिख लीजिएगा ध्यान से। E2 में भी यही अप्लाई होता है, हालांकि मैंने पीछे बताया नहीं, तभी नहीं था कि मुझे बताना था, तो मुझे अब इकट्ठा बता देंगे एक बार में। और E1 में अप्लाई होता है, सेम ऑर्डर है। SN1 SN2 में ऑर्डर बदल जाता है। SN1 के अंदर SN1 के अंदर तो प्राइम टर्शियरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, प्राइमरी सबसे कम होता है, और SN2 में उल्टा हो जाता है, लेकिन यहाँ ऑर्डर सेम रहता है, यही सबसे खास बात है। E1 E2 मैकेनिज्म, दोनों मैकेनिज्म में अल्काइल हैलाइड का ऑर्डर सेम रहेगा, टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी, ये लिख लीजिएगा बात, यही सबसे काम की बात है, यही सबसे काम की बात है। सब दोनों में ऑर्डर सेम है, टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी। लेकिन ये तो उनके लिए है जो सिर्फ बोर्ड की प्रिपरेशन करते हैं, सिर्फ बोर्ड के लिए। हालांकि बोर्ड में भी इतना नहीं आता, यहां से तो पूछते नहीं है इतना खास, तो कि मैकेनिज्म कौन सी, बोर्ड में तो मैकेनिज्म के बारे में कोई डिस्कशन ही नहीं है इतना आपका। नीट जेई की बात कर रहे हैं, नीट जेई के अंदर भी बेटा जी सिर्फ इससे काम नहीं चलता है, क्वेश्चन वो बहुत बढ़िया वाला देता है, जेई में तो खासकर बहुत बढ़िया क्वेश्चन देता है निकाल के यहाँ से। तो उसके लिए मैं आपको ऑर्डर लिखवा रहा हूं, वो ऑर्डर लिख लीजिए। बहुत काम का ऑर्डर है, बहुत लंबा ऑर्डर है थोड़ा सा, लेकिन आसान है, याद हो जाएगा, एक दो बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं इसको रेड से लिखता हूं, मुझे रेड बड़ा पसंद आने लग गया आजकल, तो मैंने पहना भी रेड हुआ ना आज। बेंजाइल हैलाइड, ये टर्शरी बेंजाइल हैलाइड जो होगा, इनके एग्जांपल लिख के देखिएगा, अपने आप से खुद बना के देखिएगा टर्शरी बेंजाइल हैलाइड कैसे हो सकता है, सोचिएगा आप खुद से। ठीक है, टर्शरी बेंजाइल हैलाइड, उसके बाद टर्शरी, ये ऑर्डर लिखिए, बहुत ध्यान का काम। टर्शरी एलाइल हैलाइड, ये होते क्या है, ये मैं बिल्कुल आपको फर्स्ट वीडियो में बताए थे, तभी बताए थे मैंने आपको, क्योंकि यूज होने हैं, ऐसे नहीं कुछ बताया था मैंने कहा था यूज होगा। तो जो बच्चे आज ये वीडियो देख रहे हैं, अभी यहीं स्टार्ट ही यहीं से किया, सीधा फास्ट फॉरवर्ड करके बेटा जी कृपा करके पहली वीडियो देख लें, समझ में आएगा तो यहाँ पढ़ने का मजा आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, बार बार बोलता हूं। अच्छा जी, टर्शरी हैलाइड हो गया। इसके बाद हमारे पास बेसिकली आता है सेकेंडरी बेंजाइल हैलाइड, जो टर्शरी का ऑर्डर खत्म हो गया, सेकेंडरी बेंजाइल हैलाइड। सेकेंडरी बेंजाइल हैलाइड बहुत ढूंढ के लाना पड़ता है, ये ऑर्डर मुझे पता नहीं कहां से ढूंढ के लाते हैं। उसके बाद वही सेकेंडरी एलाइल हैलाइड, नॉर्मली इक्वल सा भी हो सकता है, कई बार कुछ केसेस में इक्वली बन जाता है, बट नॉर्मली कम ही होता है, सेकेंडरी एलाइल हैलाइड। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी के बाद अब आती है बात अल्काइल्स की, तो अब आता है टर्शरी अल्काइल हैलाइड।
ठीक है, टर्शरी के बाद अब देखो टर्शरी बेंजाइल हो चुका, सेकेंडरी बेंजाइल हो चुका, प्राइमरी बेंजाइल की इससे कम होती है, ओए होए होए होए, प्राइमरी बेंजाइल हैलाइड, उसके बाद प्राइमरी एलाइल हैलाइड, है ना, प्राइमरी एलाइल हैलाइड आ गया, लास्ट में क्या बच गए सर, सेकेंडरी रह गया, सॉरी हाँ सेकेंडरी रह गया, अरे उल्टा कैसे हो रहा है, यहां मैं गलत लिख गया क्या, नहीं ठीक है टर्शरी, ठीक है टर्शरी हो गया, यहाँ सेकेंडरी हो गया, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, और लास्ट में ओए होए 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 प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। तो जो आपको बुक्स में बताया जाता है ना बेटा जी, बुक्स में आपको सिर्फ ये और ये ही तो बताया जाता है, बाकी तो छोड़ दिए जाते हैं, लेकिन हम आपको सब बताएंगे, क्योंकि आपको कहा ये गया था कि ऑर्गेनिक में जितना हमें पता होगा वो सारा हम आपके सामने बोर्ड पर उतार कर रख देंगे, वही कर रहे हैं। फिर हुई बात, समझ में आई अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से और प्रैक्टिस कीजिएगा, एग्जाम्पल बनाने की प्रैक्टिस कीजिएगा, सबकी इनकी क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, खासकर जेई के अंदर, नीट में भी कम आता है बट जेई में ज्यादा आता है, तो प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। ओके सर, वुमेन क्या होती है फिर, अरे बेटा जी वुमेन भी तो मैन में आती है, मैन तो उसके अंदर भी है ना, चलिए अच्छा फिर बात आती है, ये तो हो गया अल्काइल हैलाइड, अब रिएक्टिव ज्यादा कब कौन होगा ये तो हमने देख लिया, बात आती है लिविंग ग्रुप पे भी, कि लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए, नॉर्मल सी बात है भैया जी, जितना जल्दी लिविंग ग्रुप जाएगा उतना रिएक्टिव ज्यादा होगा, तो लिविंग ग्रुप अच्छा ही होना चाहिए, गुड लिविंग ग्रुप ही होने चाहिए, गुड, ये देखो दोनों में कॉमन बात हो गई, E2 में और E1 में, गुड ये भी कॉमन हो गई, देखो पहली कॉमन बात ये हो गई, दूसरी कॉमन बात ये हो गई, गुड लिविंग ग्रुप दैट इज I नेगेटिव ओहो, Br नेगेटिव ओहो ओहो ओहो, Cl नेगेटिव आहा, फिर लास्ट में F नेगेटिव। तो ये आपको ध्यान में रखना है पांडे जी कि लिविंग ग्रुप इसमें भी आपको अच्छा ही चाहिए, बुरे से काम नहीं चलेगा, ठीक है, बुरा जो देखन मैं चला मुझसे बुरा ना कोई, है ना। चलिए जी, उसके बाद अच्छा मुझे बताइए सोलवेंट कैसा यूज करें, हाँ बताइए सोलवेंट कैसे यूज करें, ऐसा जिस बच्चे ने एसएमएन पढ़ा है वो बता देगा आंसर, जिस बच्चे ने एसएमएन पढ़ा है वो आंसर दे देगा, एसएमएन वाला बच्चा आंसर दे देगा, सर आपने एसएमएन बोल दिया, हिंट दे दी, ओह इतने कहां हम बक्सेंगे फिर, कार्बोकेटायन बनता है और कार्बोकेटायन को तो एक पोलर प्रोटिक सोलवेंट ही सोलवेट कर सकता है, प्रोटिक के बस की बात नहीं है, क्योंकि इसमें दोनों बनते हैं भाई, सिर्फ कार्बोकेटायन नहीं बनता, कार्बोकेटायन के साथ नेगेटिव स्पीसीज तो है ना, एक्स नेगेटिव निकल रहा है ना बाहर, अभी जो मैंने आपको स्टेप 1 दिखाया, स्टेप 1 में एक्स नेगेटिव भी तो बाहर निकल रहा है, दोनों काम है ना, प्लस भी है नेगेटिव भी है सॉल्यूशन के अंदर, तो उसको अगर सोलवेट करना है तो उसके लिए हमें ऐसे सोलवेंट को ही लेना पड़ेगा, देखिए तो ये बहुत सिमिलर हो गया SN1 जैसा ही, तो एक ये पॉइंट आपको नोट करना है कि पोलर प्रोटिक सोलवेंट ही यूज किया जाता है, ठीक है। अच्छा जी, कहेंगे सर और कुछ बताना हो तो आपको बिल्कुल बताएंगे, जनरली इवन मैकेनिज्म के अंदर बेटा जी आपको कोई एक्सटर्नल बेस नहीं मिलता है, कि सोलवेंट भी दे रखा हो साथ में कोई बेस भी लिख रखा हो, तो एक्सटर्नल बेस की जरूरत बहुत कम पड़ती है, दैट मीन्स कि जो सोलवेंट है, दैट मीन्स जो सोलवेंट है ना बेटा जी वही हमारा एक्ट कर लेता है एज ए बेस, तो ऐसी सभी रिएक्शन जिसमें सोलवेंट या एज ए न्यूक्लियोफाइल या बेस यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स कि जो सोल्वोलिसिस रिएक्शंस हमारी हैं, सोल्वोलिसिस रिएक्शन मैंने बताया था आपको SN1 में कि जितनी भी सोल्वोलिसिस रिएक्शन होती है, हाइड्रोलिसिस, अल्कोहलिसिस, वो जनरली क्या होती है, वो जनरली SN1 को फॉलो करती हैं। इसी तरह से अगर वो सोलवेंट हमारा बेस की तरह काम करना स्टार्ट कर जाए तो वो E1 को फॉलो कर लेगी, तो जनरली सोलवेंट की प्रेजेंस में होता है, दैट मीन्स यहीं से तो काम की बात निकल के आती है, दैट मीन्स कि जो वीक बेस होते हैं ना बेटा जी, वीक बेस फेवर द E1, ओहो जो E1 को फेवर करते हैं ना वो वीक बेस करते हैं, E2 को कौन करते थे, स्ट्रॉन्ग बेस, तो डिफरेंस मिल गया ना दोनों में कि E1 को फेवर करवाना है तो बेस वीक चाहिएगा, E2 के लिए बेस स्ट्रॉन्ग चाहिएगा, सिमिलरिटी भी बताता चल रहा हूं सारे के साथ और डिफरेंस भी बताता चल रहा हूं, ठीक है, समझ में आ रहा है, साफ कर दें, क्लियर कर दें, रफ कर दें, जो भी आप बोलते हो वर्ड कर दें, समझ में आ रही है, मुझे तो आ रहा है ना पढ़ने में, बोर तो नहीं हो रहा, डर तो लग रहा, मेरी कक्षा में डर नाम की चीज आप बाहर छोड़ के आया कीजिए, यहाँ कक्षा के अंदर
डर नाम की चीज नहीं होनी चाहिए। जो डर गया वो घर गया, घर गया, घर गया, घर गया, है ना, घर गया। डर के तो घर जाते हैं, लड़ने वाले तो मैदान में रहते हैं ना। जो डरते हैं वही घर भागते हैं, लड़ने वाले तो मैदान में रहते हैं, युद्ध के मैदान में। अभिमन्यु था ना, अभिमन्यु सुना है नाम अभिमन्यु का? क्या वो डरा नहीं? चक्कर में फंस गया था लड़का, लेकिन फिर भी डरा नहीं। जाऊंगा मैं जाऊंगा, मैं डरता नहीं हूं, मैं वापस नहीं आऊंगा। वही लड़ा है, सबसे सबसे लड़ा है, मारा गया लास्ट में, लेकिन लड़ा है। देखिए डरा नहीं है। जो डरते हैं वो घर जाते हैं, लेकिन जो नहीं डरते वो लड़ते हैं, मैदान में रहते हैं। ठीक है, तो अपने आप को अभिमन्यु समझिए, अभिमन्यु। चलिए जी, कहेंगे सर हमें मरना है क्या? मतलब नहीं बेटा जी, मरने नहीं देंगे, अभी हम खड़े हैं, अभी हम खड़े हैं। चलिए अच्छा आगे देखिए। और क्या बताना था आपको? हाँ, कल आपको मैं जो मैंने लास्ट लेक्चर था सेडजफ और होफमैन वाला, जो मैंने उसमें पॉइंट बताया था आपको कि सेडजफ जो प्रोडक्ट बनते हैं जनरली वो तब बनते हैं जब या तो ट्रांजिशन स्टेट बन रही हो या कार्बोकटायन बन रहा हो। यहां पर क्या बन रहा है? कार्बोकटायन। तो जितनी भी इवन रिएक्शन होती हैं, इवन मैकेनिज्म जितनी भी होंगी बेटा जी, जितनी भी, वो सारी फेवर करेंगी किसको? सेडजफ प्रोडक्ट को। कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं जो आपको याद रखना पड़े। अगर आपने मैकेनिज्म को समझा है तो उससे रिलेट करके चलिए पॉइंट्स को कि क्या क्या पॉसिबिलिटी उससे हो सकती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इवन जो है मैकेनिज्म, वो जनरली सारी की जितनी भी प्रोडक्ट बनेंगे उसके, वो सेडजफ प्रोडक्ट ही बनेंगे। होफमैन वाला कोई चक्कर यहां नहीं है, क्योंकि एक तो बेस वीक लेते हैं, बताया मैंने भी। देखो होफमैन में तो बेस बल्कि होना चाहिए, तो स्ट्रॉन्ग, बल्कि बेस स्ट्रॉन्ग बन जाता है। ठीक है, तो बेस एक तो वीक ले रहे हैं, तो वैसे वो होफमैन को फेवर नहीं कर रहा है। दैट मींस कि वो किसको फेवर करेगा? सेडजफ प्रोडक्ट को ही फेवर करेगा। ठीक है, तो बातें सारी काम की हैं, लिख लीजिए इनको, प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस को। दिक्कत आए तो मुझे पूछिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं बार बार हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देता हूं, ज्वाइन कीजिए, क्वेश्चन पूछिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये हम कह रहे हैं, हम पांडे जी, हम। ठीक है, चलिए और क्या हो सकता है पॉइंट इसके अंदर? हाँ एक पॉइंट और, क्योंकि कार्बोकटायन बन रहा है, वैसे तो दोनों के लिए कॉमन पॉइंट है वो, जो ये हमने SN1 SN2 में ही पढ़ा था, वही सेम बात बता रहा हूं। जो ब्रिज हेड माउंट्स होते हैं ना, पता ना क्या होते हैं? पता होगा। ब्रिज हेड हैलाइड जो होंगे वो ना तो E1 करेंगे ना वो E2 करेंगे, क्योंकि एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मेरे पास ये कोई ऐसा एग्जांपल है, गुनगुना रहे हैं भंवरे 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 भंवरे, ये X है। तो अगर यहां से X जाएगा ना, तो यहां पर क्या बनेगा? कार्बोकटायन बनेगा। और ब्रिज हेड कार्बोकटायन जो होते हैं वो स्टेबल नहीं होते हैं। दैट मींस कि वो वो एलिमिनेशन रिएक्शन ही नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये होगा ना कि डज नॉट शो एलिमिनेशन रिएक्शन, नहीं करेंगे। हाँ, यहां होता या यहां होता तो कर लेता, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो ब्रिज हेड पे है, पोजीशंस पे, तो वो नहीं करेगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो एक पॉइंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रिज हेड हैलाइड जो है वो ना सब्स्टिट्यूशन करते हैं ना वो एलिमिनेशन करते हैं, तो इसलिए पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं इसके, बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो उसको छोड़िएगा मत। ठीक है, अच्छा जी, और क्या पॉइंट रहेगा? बस हमारे पास एक, कल बताया था मैंने कि E2 में क्या होता है। E2 में कल बताया था मैंने जादू की बात कि जनरली वो ओए होए 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 एंटी एलिमिनेशन प्रोडक्ट ही फेवर करेगा। बताया था ना E2 में। लेकिन E1 तो बेचारी ऐसी मैकेनिज्म है कि सिन एलिमिनेशन भी हो सकता है, क्योंकि कार्बोकटायन बनता है, वो तो प्लेनर है ना। सुनिए बात को, ध्यान सुनिए। कल मैंने आपको क्या समझाया था? कल मैं आपको ये समझाया था कि मान लीजिए ये आपके पास कार्बन के दो बॉन्ड थे, मतलब ये कार्बन था, और उसमें ये पोजीशन हो सकती थी इस तरीके से, या तो ऐसे हो सकती थी या ऐसे हो सकती थी। लेकिन क्योंकि वो स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन बन जाती, इक्लिप्स बन जाती, तो इक्लिप्स तो स्टेबल होती नहीं है, तो सिन एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं था। कौन सा पॉसिबल था? एंटी पॉसिबल था। जिस बच्चे को ये बात भेजे में नहीं घुसी बेटा जी, फिर वही बात है, पिछली वीडियो देख के आइए, तभी समझ में आएगा कि क्या कह रहे हैं सर जी। तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल था। लेकिन अब क्या हो रहा है बेटा जी, क्योंकि ये सेम, ठीक है, उस केस में हम इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो एक ही स्टेप में हो रहा था। अब पॉसिबल नहीं है कि ये यहां रह जाए और साथ में टूट भी रहा है। लेकिन अब क्या हो गया कि अभी टूट गया है, अभी चला गया, तो ये जो कार्बन है यहां से गया है, वो कार्बोकटायन बन गया है, तो प्लेनर हो गया। अब वो प्लेनर हो गया, तो उसका जो ये p ऑर्बिटल है, अब ये क्या है? ये p ऑर्बिटल है, खाली जो पड़ा है ना, x तो चला गया इलेक्ट्रॉन लेके, तो ये p ऑर्बिटल है बेटा जी। अब इस p ऑर्बिटल को, जो यहां वाला हाइड्रोजन नीचे वाला, ये वाला, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन यहां दे सकता है, तो वो सिन एलिमिनेशन हो गया।
इसके बिल्कुल से, इसके देखो एच चला गया ना, ये पी ऑर्बिटल है, यहाँ पे एच लगे होंगे मान लीजिए। अब एक एच ऊपर एक एच नीचे है, पता नहीं मैं आपको दिखा पा रहा हूँ नहीं दिखा पा रहा हूँ, बट समझिए थोड़ा सा, एक एच ऊपर एक एच नीचे है, ठीक है। तो एच के इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ देखो, ये तो पी ऑर्बिटल है, अब इसको पी मान रहे हैं हम, ये पी ऑर्बिटल है, ये तो खाली हो गया। बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो या ये नीचे वाला एच देगा या ये ऊपर वाला एच देगा। इसको मैं थोड़ा सा डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं, शायद आपको समझ में आ जाए कि बेटा जी देखिए ये ऐसे है, ये आपका पी ऑर्बिटल है सामने की तरफ, ये खाली पड़ा है कार्बोटाइन का, और इसके ऊपर पैरेलल में ये वाला एच है और इसके एंटी में ये वाला एच है ना। तो अगर ऐसा हो जाए कि ये इलेक्ट्रॉन यहां चले जाए, एक्स कहां से गया था, एक्स यहां से गया था, हम मान के चल रहे हैं कि एक्स इस तरफ से गया है, तो अगर ये वाला एच अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है इस खाली ऑर्बिटल को, तो कौन सा एलिमिनेशन हो गया, एंटी हो गया, है ना। और अगर ये वाला एच इलेक्ट्रॉन डाल दे यहां पे, खाली तो यहां से भी है, तो कौन सा हो गया, सिन एलिमिनेशन हो गया। दैट मीन्स कि बेटा जी, ओ बेटा जी, इवन मैकेनिज्म क्या करती है, वो सिन एलिमिनेशन भी कर सकती है और एंटी भी कर सकती है। दैट मीन्स कि दोनों तरह के प्रोडक्ट आपको इसमें मिलेंगे, याद रखना। E2 में सिर्फ एंटी मिलते हैं, लेकिन E1 में सिन भी मिल सकता है और एंटी भी मिल सकता है। बातें सारी मजेदार बता रहा हूं, ऐसी कोई बात ही नहीं है जिससे आप बोर हो जाओ, ठीक है। चलिए जी एक बात और देखते हैं फिर आपकी, अब उसके बाद हमारा लगभग E1 ये जो है समाप्त हो जाएगा, थोड़ा सा रह जाएगा, हालांकि आज हम इसको पूरा ही करेंगे, ऐसी बात, बस यही दो लंबी मैकेनिज्म थी आपकी E1 E2, ये हो जाएंगे। उसके बाद तो छोटी छोटी मैकेनिज्म है बस एक लेक्चर की, और इसके बाद एलिमिनेशन खत्म हो जाएगा हमारा बेसिकली। एलिमिनेशन के बाद हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद मेटल्स, थर्ड प्रॉपर्टी है, और उसके बाद एक रिएक्शन प्रॉपर्टी और पढ़नी है हमें, और उसके बाद टेस्ट मैंने आपको बताया है, जो बच्चे ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनको पता है टेस्ट का, जो बच्चे ग्रुप से नहीं जुड़े उन्हें नहीं पता है, तो बेटा जी ग्रुप ज्वाइन कीजिए, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा इस चैप्टर का, वहां पर अपने ट्राई देख सकते हो कि हमने कितनी तैयारी की है, ठीक है। अच्छा जी एक बात और देखिए, अब मैंने आपको E2 में बताया था कि अगर किसी हैलाइड में बीटा हाइड्रोजन एक है, दो की बात नहीं हो रही, एक की हो रही है, कि बीटा हाइड्रोजन अगर एक है तो एक ही प्रोडक्ट देता था, है ना, बताया था ना मैंने, याद करना, बीटा हाइड्रोजन एक हो तो एक ही प्रोडक्ट देगा। पिछली वीडियो देखिएगा बेटा जी, पिछली वीडियो पूरी देखिएगा, समझ में आएगा आपको। लेकिन E1 में क्या होता है कि अगर बीटा हाइड्रोजन एक है ना, तो भी दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। रीजन अभी दिखाया मैंने, रीजन अभी दिखाया मैंने, वो एच का कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, तो वहां पर दो प्रोडक्ट बनने के चांसेस आपके होते हैं। E2 में प्रोडक्ट एक ही बनेगा, लेकिन E1 में प्रोडक्ट आपके दो बनेंगे, और दो में से भी एक ट्रांस बन सकता है, एक सिस बन सकता है, या एक E बन सकता है, एक Z बन सकता है। अगर ट्रांस और सिस बन रहे हैं तो ट्रांस जो है वो मेजर साहब कहलाएंगे, वो मेजर होंगे, और सिस जो है वो माइनर होगा, ठीक है। और अगर E और Z की बात करते हैं तो E मेजर होगा और Z हमारा माइनर होगा। ये थी काम की बातें जो जेई और नीट के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हैं, छोड़ ही नहीं सकते हैं इस बात को हम, ठीक है। अच्छा जी एक बात और बस, उसके बाद हमारा टॉपिक खत्म, आप भी फ्री और हम भी थोड़े से तो फ्री हो जाएंगे। E2 में मैंने आपको बताया था कि E2 में बेटा जी आइसोटोप से अगर हम रिप्लेस कर दें तो उससे रेट अफेक्ट होता है, स्पीड पर असर पड़ता है ना, स्लो जाता है रेट। लेकिन E1 के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, कोई आइसोटोपिक इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि बेटा जी रिएक्शन की स्पीड तो फर्स्ट स्टेप कार्बोकटायन बनने पर डिपेंड करती है, तो कार्बोकटायन तो चाहे इस आइसोटोप हो चाहे ना हो उसी स्पीड से बनना है, जाना तो एक्स को ही है पहले। दैट मीन्स कि वहां पर आइसोटोपिक इफेक्ट आपका काम नहीं करता है। दैट मीन्स कि अगर मेरे पास एग्जांपल है ये वाला, ओहो, या अरे यार, या ये वाला, अरे प्लस को लिख रहा हूं मैं, ये वाला, दोनों केसेस में स्पीड आपकी सेम रहेगी। दैट इज नो आइसोटोपिक इफेक्ट इन द E1 मैकेनिज्म। ये क्वेश्चन आपके आते हैं भैया जेईई नीट के अंदर, तभी बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको, स्टेटमेंट मिल जाते हैं ऐसे, और जो रीजन के क्वेश्चन होते हैं आपके वहां आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं ऐसे, बोर्ड में भी कई बार आ जाते हैं, बट बोर्ड में बहुत रेयर आते हैं, बोर्ड में तो कोई ऐसा टॉपिक आएगा नहीं आपका, नीट तो जेईई के लिए आपके क्वेश्चन है ये आपके। तो ये आपकी जो थी बेसिकली हमने मैकेनिज्म पढ़ी, कौन सी, E1 मैकेनिज्म जो है हमने पढ़ लिया आज।
E1 हमने कंप्लीट कर ली। इतना ही लेक्चर मेरे लिए काफी है आज का, शायद E1 आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब आप मेरे लिए आपको एक काम देके जाता हूं। काम ये है कि E1 एंड SN1 इसमें सिमिलैरिटी ढूंढिए, E2 एंड SN2 में सिमिलैरिटी ढूंढिए, एंड E1 E2 में सिमिलैरिटी ढूंढिए, मिल सकती हो तो, और डिफरेंसेस भी ढूंढ लीजिए। ठीक है, सिमिलैरिटी भी और डिफरेंसेस भी। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये आपका थोड़ा सा होमवर्क है, इससे आपकी ही रिवीजन होगी, मेरा कुछ नहीं जाएगा, आपका ही भला होगा। इससे आपको SN1 समझ में आ जाएगी, SN2 समझ में आ जाएगी, E2 समझ में आ जाएगी, E1 समझ में आ जाएगी, E1 E2 समझ में आ जाएगी। ठीक है पांडे जी, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, आगे हुई। तो ये था आपकी आज की मैकेनिज्म। कल हम करेंगे एलिमिनेशन खत्म। नेक्स्ट वीडियो मतलब जब भी आती है नेक्स्ट वीडियो आपकी, मोस्टली तो कल ही आ जाएगी, तो उसमें करेंगे हम इसको खत्म एलिमिनेशन को। उसके बाद आपका चैप्टर बहुत थोड़ा रह जाएगा। हाँ, मुझे एक दो टॉपिक ऐसे करवाने हैं जो बेसिकली तो है तो 11th के टॉपिक, बट फिर भी मैं आज उसको कराऊंगा ताकि आपको दिक्कत ना आए क्वेश्चंस करने में। तो बस उसके बाद हमारा लेक्चर मोस्टली खत्म हो जाएगा, ये कुछ बचेगा नहीं हमारे पास। तो पॉसिबिलिटी यही है कि 3-4 लेक्चर और 3-4 लेक्चर में, हाँ 3-4 लेक्चर में हम इसको खत्म कर लेंगे अच्छे से, और उसके बाद आपका हेलोलिकन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, गर्मी बहुत होगी, क्या करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ।